हेलो गाइस, वेलकम टू A9 एजुकेशन। इससे पहले जो हमने वीडियो अपलोड किया है अपने चैनल पे, उसमें हम सिर्फ और सिर्फ प्राचीन इतिहास के, एंशिएंट हिस्ट्री की हम सिर्फ 35 क्वेश्चंस ही अपलोड कर पाए। एक्चुअली कुछ प्रॉब्लम्स आ गई थी जिसकी वजह से वीडियो को बीच में ही ड्रॉप करना पड़ा। कुछ और प्रॉब्लम्स नहीं आई थी। एक्चुअली मैंने सेव बटन को प्रेस कर दिया था, तो वीडियो जहाँ तक बन पाया था वहीं तक सेव हो चुका था। तो आज इसके अलावा जो 35 क्वेश्चंस जो हमने कवर किए थे पिछले वीडियोस में, उसके अलावा जितने भी क्वेश्चंस बाकी रह गए हैं वो आज इस वीडियो में हम कंप्लीट करने वाले हैं। अगर इस वीडियो को देखने से पहले आप वो वाला वीडियो देख लें या बाद में भी देख लें तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ये सारे के सारे क्वेश्चंस जो है ना, यहाँ के जो एक्सप्लेनेशन है ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। जैसा कि मैंने आपको मेरे पहले वाले वीडियो में भी बताया है कि जो घटना चक्र का एक्सप्लेनेशन है, यहाँ से आपको डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिलता है। और फ्रेंड्स, एग्जाम से पहले मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं हर एक सब्जेक्ट का प्रीवियस ईयर घटना चक्र से उसके एक्सप्लेनेशन के साथ आपके पास वीडियो लेकर आऊँ। अगर हमारी मेहनत पसंद आए, हमारे जो भी वीडियोस हैं वो आप देखते हो, अगर आपको चीज़ें पसंद आती हैं तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए। साथ ही साथ अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी ज़रूर कर दीजिए और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि जो भी वीडियोस हम अपलोड करते हैं वो आपको टाइम टू टाइम इंडिकेशन उसका मिलता रहे। क्वेश्चन नंबर 36 देख लेते हैं। मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है? इस वीडियो में थोड़ा सा मेरी वॉइस जो है वो आपको हैवी लगेगी, तो आप इससे थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ कर लेना। सारे के सारे क्वेश्चंस हम देखने वाले हैं इसमें। क्वेश्चन नंबर 36 से स्टार्ट करते हैं। मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है? तो ये पुस्तक का जो नाम है मेगास्थनीज के, ये है इंडिका। काफ़ी बार पूछा गया क्वेश्चन है ये, सिर्फ बीपीएससी एग्जाम के लिए ही नहीं, ये सारे के सारे क्वेश्चंस आपको आने वाले किसी भी एग्जाम के लिए, एंशिएंट हिस्ट्री के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इतना इम्पॉर्टेंट है कि अगर इससे पहले आपने एंशिएंट हिस्ट्री नहीं भी पढ़ा है, अगर आप इस वीडियो को और इसके फर्स्ट पार्ट को आप देख के जाते हो तो 50-60% क्वेश्चन आप इजीली डायरेक्ट लगा कर आओगे, और जो क्वेश्चंस बचेंगे वो भी आप एलिमिनेशन मेथड के थ्रू उसको सही कर सकते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य सिकंदर का समकालीन था, तो ये भी पूछा जाता है आपको। जो भी है डेट्स है, इवेंट्स है, ये सारी चीज़ें पूछी जाती हैं। सिकंदर के समकालीन विदेशी लेखक, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आपको मैंने पिछले वीडियो में बताया था गाइस कि आप कोई भी चीज़ पढ़ते हैं, जैसे यहाँ पे आप मेगास्थनीज के बारे में पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे बात आई चंद्रगुप्त मौर्य की, तो आपको उनके समकालीन अगर देखा जाए, सिकंदर के समकालीन अगर देखा जाए कौन कौन से लेखक थे, इन सब चीज़ों का एक आपको शॉर्ट नोट प्रिपेयर कर। अब यहाँ पर जो भी चीज़ें नोट करनी है वो आप पेन पेपर लेके बैठे ही होंगे। आपको सारे वीडियोस देखने से पहले पेन पेपर लेके बैठना है, सो डैट कि इस चैनल का वीडियो या किसी भी चैनल का वीडियो आपको बार बार देखने की ज़रूरत ना पड़े। आपका जो एक समराइज्ड वे में आप एक शॉर्ट नोट बनाते हैं वही काम आता है आपके एग्ज़ाम टाइम में। कोई वीडियो, कोई भी बड़ा नोट्स आपके काम में नहीं आता है। तो यहाँ पर हम ये देख लेते हैं कि सिकंदर के समकालीन जो विदेशी लेखक थे, ये आपसे पूछा जाता है कि कौन कौन से लेखक किसके समकालीन थे। तो ये जो थे, ये थे निर्याकस, आनेसिक्रियस, अरिस्तोबुलस तथा मेगास्थनीज, राइट। ये सारे के सारे नाम आपको नोट कर लेने हैं, जिनके विवरण चंद्रगुप्त मौर्य के विषय में सूचनाएं देते हैं। अब चंद्रगुप्त मौर्य के विषय में सूचनाएं किनके विवरणों से मिलता है? तो ये इन लेखक के विवरणों से मिलता है। विदेशी लेखकों में मेगास्थनीज का नाम सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, जिसकी पुस्तक इंडिका मौर्य इतिहास का प्रमुख स्रोत है। तो यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें आपको देखने को मिल गई कि इंडिका जो है इसमें किसका विवरण मिलता है और कौन से साम्राज्य का विवरण मिलता है, राइट। इंडिका के लेखक कौन है? अब सेम यही क्वेश्चन आपको यहाँ पे बस घुमा के पूछ दिया गया। मेगास्थनीज ऑलरेडी हम देख चुके हैं, राइट। अब इस बुक के बारे में कुछ और भी चीज़ें यहाँ पे दी गई हैं, वो भी हम देख लेते हैं। मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका में पाटलिपुत्र के नगर प्रशासन का वर्णन मिलता है, राइट। इसके अनुसार पाटलिपुत्र नगर का प्रशासन जो है ये 30 सदस्यों की विभिन्न समितियों द्वारा होती थी। इसकी कुल 6 समितियां होती थी तथा प्रत्येक समिति में 5-5 सदस्य होते थे। यहाँ से भी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा चुका है। अब अगर आप यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इस टाइप के क्वेश्चंस में ना आपसे इतना इजी तरीके से क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। आपसे ये कह दिया जाएगा कि जो मौर्य साम्राज्य है उससे रिलेटेड और
सारे पॉइंट्स दे दिए जाते हैं। एलिमिनेशन वहाँ पे टेक्निक बहुत कम आता है। अब यहाँ पे अगर आपको दे दिया जाए कि कुल 5 समितियाँ थी और प्रत्येक समिति में 6 सदस्य थे, तो इस तरीके से घुमा के वहाँ पे आपको स्टेटमेंट्स दिए जाते हैं। तो ये सारे के सारे फैक्ट्स आपको पता होना जरूरी है कि इसकी कुल समितियाँ जो थी वो 6 थी और प्रत्येक समिति में 5 सदस्य 5 मेंबर होते थे। समिति की कार्य बिक्री कर वसूल करना था, राइट। विक्रय कर मूल्य का 10वें भाग के रूप में वसूल किया जाता था। 1/10 10वें भाग के रूप में क्या किया जाता था, वसूल किया जाता था। करों की चोरी करने वालों को मृत्यु दंड दिया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मेगास्थनीज किसका दूध था? तो ये दूध था गाइस सेल्यूकस का। मेगास्थनीज जो है ये सेल्यूकस निकेटर द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य की राज्यसभा में भेजा गया था। ये एक यूनानी राजदूत था, ये भी आपको नोट डाउन कर लेना है। इसके पूर्व वह अराकोसिया के क्षत्रिय के राज दरबार में छत्रक के राज दरबार में सेल्यूकस का दूत रह चुका था, राइट। मेगास्थनीज ने काफी समय तक मौर्य दरबार में निवास किया था। भारत में उसने जो कुछ भी देखा सुना उसे उसने इंडिका नामक अपने ग्रंथ में लिपिबद्ध कर लिया था। अंतिम मौर्य सम्राट कौन थे? तो ये थे आपके बृहद्रथ। अंतिम मौर्य शासक जो है ये बृहदत्त थे और बृहद्रथ की हत्या इसके सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने की थी, राइट। किस ईस्वी में की थी ये भी पूछा जा सकता है और हत्या किसने की थी ये भी पूछा जा सकता है। तो 184 ईस्वी में इनकी हत्या कर दी गई थी। किस अभिलेख में रुद्रदमन प्रथम की विभिन्न उपलब्धियां वर्णित है? तो ये वर्णित है जूनागढ़ के जो अभिलेख हैं उसमें रुद्रदमन प्रथम की सारी उपलब्धियां जो है उसमें वर्णित है। गुजरात के जूनागढ़ से रुद्रदमन, जो कि ये आपको काल दिया हुआ है, ईस्वी दिया हुआ है, ये आप नोट कर लीजिएगा, का एक अभिलेख प्राप्त हुआ है। यह जिस शिला पर उत्कीर्ण है उसी पर अशोक के 14 प्रज्ञापनों की एक प्रति तथा स्कंदगुप्त के 2 लेख भी खुदे हुए हैं। यह विशुद्ध संस्कृत भाषा तथा ब्राह्मी लिपि में लिखा गया है। अब खरोष्ठी लिपि और ब्राह्मी लिपि, इससे क्वेश्चन डायरेक्ट आते हैं, आपसे यह पूछ लिया जाता है कि कौन सा अभिलेख किस भाषा में लिखा गया है, तो इन सब का आप एक कॉलम बना लीजिए। अगर आपके पास महेश बर्नवाल सर की बुक होगी तो उसमें ये सारे के सारे कॉलम काफ़ी अच्छे तरीके से दिए गए हैं। अदरवाइज अगर नहीं है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। मैं सारे के सारे कॉलम्स जहाँ से क्वेश्चन डायरेक्टली आते हैं उन सारे चीज़ों का भी एक सेपरेट वीडियो मैं आपके पास लेके आऊँगी। इसके आगे इसमें क्या दिया हुआ है, इसमें रुद्र दामन की वंशावली, विजयों, शासन, व्यक्तित्व आदि पर सुंदर प्रकाश डाला गया है। किन किन चीज़ों पर को इसमें स्पेसिफाई किया गया है, ये सारी चीज़ें हैं, ये आप याद कर लीजिएगा। यह अभिलेख अब तक प्राप्त संस्कृत अभिलेखों में सर्वाधिक प्राचीन है। तो सबसे ज़्यादा प्राचीन जो है संस्कृत अभिलेखों में तो ये कौन सा है, ये जूनागढ़ से जो रुद्र दमन का अभिलेख प्राप्त हुआ है ये है, जो कि गुजरात में है, राइट। निम्नलिखित राजाओं में से किसका जैन धर्म के प्रति भारी झुकाव था? तो ये था खारवेल राजा का। ऑलरेडी ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। कलिंग तथा चेदी वंशीय शासक जो थे खारवेल। अब अगर ये पूछा जाए कि खारवेल जो है ये कौन से वंश के शासक थे, तो ये कलिंग तथा चेदी वंशीय शासक थे। प्राचीन भारतीय इतिहास के महानतम सम्राटों में से एक थे। उड़ीसा, जो कि अब ओडिशा के नाम से जाना जाता है, प्रांत के भुवनेश्वर से 3 मील की दूरी पर स्थित उदयगिरी पहाड़ी की हाथी गुम्फा से। अब ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि उदयगिरी पहाड़ी, स्टैटिक पोर्शन भी आता है, वहां से भी क्वेश्चन आते हैं। तो ये सारी के सारे जो एक्सप्लेनेशन है ना, आपको हर एक पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए काम में आने वाला है। तो उदयगिरी पहाड़ी की हाथी गुम्फा से उसका एक बिना तिथि का अभिलेख प्राप्त हुआ है, राइट। यह अभिलेख खारवेल का इतिहास जानने का एकमात्र स्रोत है। तो खारवेल का इतिहास जानने का एकमात्र स्रोत क्या है, जो कि उदयगिरी की पहाड़ी हाथी गुम्फा से प्राप्त हुआ है, राइट, जो कि कोई भी डेट जिस पे नहीं मेंशन किया गया हुआ है। इसका जैन धर्म के प्रति भारी झुकाव था, किसका? तो खारवेल राजा का। हाथी गुम्फा अभिलेख जो है ये किस भाषा में लिखा गया है? तो ये लिखा गया है प्राकृत भाषा में।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कलिंग नरेश खारवेल का संबंध जो था ये किस राजवंश से था, तो ये आपको बताना है। तो कलिंग नरेश खारवेल का संबंध था, चेदी राजवंश का संस्थापक था। तो यहाँ पे आप देख लीजिए कि यहाँ पे ऑलरेडी चेदी राजवंश दिया हुआ है यहाँ पे, इससे पहले भी हमने ऊपर पढ़ा है। और यहाँ पे ऑप्शन जो है ये ऑप्शन ई दिया हुआ है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि महामेघवाहन वंश जो है, अब यहाँ पे कलिंग के चेदी राजवंश का संस्थापक जो था ये महामेघवाहन नामक व्यक्ति था, राइट। अतः इस वंश का नाम महामेघवाहन वंश भी पड़ गया था। तो ये तीनों के तीनों जो वंश है ये आपको याद रखना है। कौन सा? एक महामेघवाहन वंश, एक कलिंग वंश, और दूसरा जो आपका है कौन सा? चेदी वंश, राइट। तो ये सारे के सारे तीनों वंश आपको याद रखने हैं, नाम कोई भी रह सकता है। इस वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक जो था ये इटसेल्फ खारवेल ही था। एंड खारवेल के इतिहास अध्ययन का एकमात्र साधन जो है ये हाथी गुम्फा का अभिलेख है, जो ऑलरेडी हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 41 में उसके एक्सप्लेनेशन में हमने देख रखा है। प्राचीन भारत का नेपोलियन किसको कहा जाता है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये समुद्रगुप्त को कहा जाता है प्राचीन भारत का नेपोलियन। इतिहासकार विसेंट स्मिथ ने अपनी रचना अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया, अब यहाँ से इस टाइप के क्वेश्चंस भी बनते हैं कि अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया जो है ये किसके द्वारा लिखी गई थी, किसकी रचना है? तो विसेंट स्मिथ की रचना है, राइट। उसमें इन्होंने समुद्रगुप्त की वीरता एवं विजयों पर मंत्रमुग्ध होकर उसे भारतीय नेपोलियन की संज्ञा दे दी थी, राइट। अब यहाँ पे आपसे ये भी पूछा जाता है कि किसने चंद्रगुप्त मौर्य को किसकी संज्ञा दी थी? तो प्राचीन भारत के नेपोलियन की संज्ञा दी थी, तो ये दी थी विसेंट स्मिथ ने। तो यहाँ से 2-3 क्वेश्चन आपके कवर हो जाते हैं कि अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया किसके द्वारा लिखी गई है, किसकी रचना है, एंड समुद्रगुप्त को भारत के नेपोलियन का जो टाइटल है, पदवी है, वो किसने दिया था? तो वो दिया था विसेंट स्मिथ ने। समुद्रगुप्त की विजयों का वर्णन प्रयाग प्रशस्ति में भी मिलता है, इसके लेखक हरिसेन है। तो जो प्रयाग प्रशस्ति है इसके लेखक कौन है? तो ये है हरिसेन, राइट। गुप्त सम्राट जिसने हुनों को पराजित किया था, तो ये कौन थे? ये इटसेल्फ चंद्रगुप्त थे। तो इन्होंने क्या किया था? हुनों को पराजित कर लिया था। अब हुनों के बारे में जो कुछ एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है हुन के बारे में वो हम देख लेते हैं। पहला भारतीय आक्रमण जो हुनों का हुआ था वो सम्राट चंद्रगुप्त के शासनकाल में हुआ था, और इनका शासनकाल ये देख लीजिए आप, ये 455 में हुआ था ये आक्रमण, और स्कंदगुप्त के हाथों वो बुरी तरीके से पराजित होकर गए थे। यूएस राय के अनुसार, राइट, इस हुन आक्रमण का नेता जो था ये खुशनेवाज था। यह आक्रमण एक धावा मात्र रहा और देश के ऊपर इसका कोई तत्कालीन प्रभाव नहीं पड़ा था, किंतु परोक्ष रूप से इसने गुप्त साम्राज्य के पतन की गति को तेज कर दिया था, राइट। एक साइड में तो कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ा था भारत पे, लेकिन अपोजिट साइड आप देखेंगे तो कुछ हद तक पतन का रीजन भी बना था, गुप्त साम्राज्य के पतन का रीजन भी ये बना था। स्कंदगुप्त की मृत्यु के बाद 5वीं शताब्दी के अंत तक 6वीं शताब्दी के प्रारंभ में उत्तर पश्चिम के कई क्षेत्रों पर हुनों ने कब्जा कर लिया था। क्वेश्चन नंबर 45 है हमारा, किस प्रकार की भूमि को अप्रहत कहा जाता है? तो अप्रहत भूमि जो है ये किसको कहा जाता है? बिना जोती हुई जो जंगली जमीन होती है, जंगली भूमि होती है, उसको कहते हैं अप्रहत जमीन। यही सेम टू सेम चीज यहाँ पे दिया हुआ है, तो एक्सप्लेनेशन ये देखने की जरूरत नहीं है। अब ये किस जो अप्रहत भूमि है ये किस शासन काल में इस वर्ड को यूज में लाया जाता था? तो ये गुप्तकालीन राजस्व व्यवस्था का एक पद क्या है, टर्म है एक। चीनी यात्री सुंग यून जो है ये इसने भारत की यात्रा कभी की थी? तो फाहयान ने कभी की थी, सुंगयुंग ने कभी करी थी। ये सारी की सारी चीजें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। इससे रिलेटेड ऑलरेडी हमने जीके का हमने कुछ वीडियोस अपलोड करके रखा है, उसमें इस टाइप के क्वेश्चंस हमने काफी आपके साथ डिस्कस करे हैं, और हर एक क्वेश्चन के एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छे हैं जहाँ से क्वेश्चन आपसे बनेंगे। तो आपने अगर उन वीडियोस को अभी तक नहीं देखा है तो आप देख लेंगे। वो जीके सीरीज करके 10 सेट्स हमने उसमें डाला जिसमें 200 क्वेश्चंस होंगे, लेकिन ये सिर्फ 200 क्वेश्चंस नहीं है, इसमें काफी सारे एक्सप्लेनेशन है जिसको आप एज ए क्वेश्चन ले सकते हैं।
अब यहाँ पर देख लीजिए कि जो चीनी यात्री था सुंग यून जो था, ये 518 ईस्वी में भारत आया था। इसने अपने 3 वर्षों की यात्रा में बौद्ध धर्म की प्रतियां एकत्रित की थी, राइट। तो हर्षवर्धन के शासनकाल में किस चीनी यात्री ने भारत की यात्रा की थी? तो ये की थी ह्वेन सांग ने। हर्षवर्धन के समय में सर्वप्रथम घटना चीनी यात्री ह्वेन सांग के भारत आगमन की है, राइट। हर्षवर्धन के शासनकाल में ये आया था और उसकी प्रबल अभिलाषा जो थी, उसकी प्रबल इच्छा जो थी, वो महात्मा गांधी के चरण चिन्हों द्वारा पवित्र किए गए स्थानों को देखने की थी, राइट, और पवित्र बौद्ध ग्रंथों का अध्ययन करने की थी। चीनी यात्री जो भी भारत आए ना, उनका ज़्यादा से ज़्यादा उनका यही था कि मेन मोटिव जो था कि महात्मा बुद्ध की जो भी चीज़ें हैं उनको वो उनसे रिलेटेड चीज़ों को, नॉलेज को एकत्रित कर सके, यही उनका मेन मोटिव होता था। अब यहाँ पर आपको एक चीज़ और यहाँ पर नोट करना है कि इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु उसने तांग शासकों की राजधानी चंगन से भारतवर्ष के लिए 629 ईस्वी में प्रस्थान किया था। अपनी भारत यात्रा के ऊपर उसने एक ग्रंथ लिखा था जिसे सी यू की कहा जाता है। तो काफ़ी बड़ा क्वेश्चन आपसे ये आया है कि सी यू की जो है ये किसकी रचना है? तो ये रचना है ह्वेन सांग की, जो कि किसके शासनकाल में भारत आया था? तो हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। कल्हन की पुस्तक का नाम क्या है? तो कल्हन की पुस्तक का नाम है राज तरंगिणी। अब कल्हन ने राज तरंगिणी में क्या लिखा है, किस जगह का वर्णन किया है? तो ये कश्मीर का इतिहास इसमें अंकित किया गया है। इस ग्रंथ की रचना जो है ये कल्हन ने जयसिंह, जिनका शासनकाल क्या था 1127 से लेके 1159 तक इनका शासनकाल था, इस शासनकाल में इन्होंने पूर्ण किया था। चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री चाणक्य ने राजनीति शास्त्र पर प्रसिद्ध ग्रंथ अर्थशास्त्र की रचना करी थी। तो ये भी आपको याद रखना है कि चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री थे चाणक्य, जिन्होंने राजनीति, अब आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि जो अर्थशास्त्र है ये अर्थ शास्त्र से रिलेटेड है, इकोनॉमिक्स से रिलेटेड है, राजनीति से रिलेटेड है या किस चीज़ से रिलेटेड है? ये क्वेश्चन डायरेक्ट आपसे पूछा जा चुका है। तो ये रिलेटेड है राजनीति शास्त्र से। उदंतपुरी शिक्षा केंद्र निम्न में से किस राज्य में अवस्थित था? तो ये अवस्थित है बिहार में। उदंतपुरी शिक्षा केंद्र जो है ये कहाँ अवस्थित है? ये है बिहार में, और उसको उदनापुर के नाम से भी जाना जाता है। प्राचीन काल में ये जो था एक प्रमुख शिक्षा केंद्र था, यह बिहार राज्य में अवस्थित था। इसकी स्थापना पाल वंश के प्रथम शासक गोपाल ने करी थी। ये भी आपको याद रखना है कि जो इसकी रचना है, इस काल की जो रचना है उदंतपुरी जिले की, तो ये किसने स्थापना करी थी? पाल वंश के प्रथम शासक गोपाल। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कर्नाट वंश का संस्थापक कौन था? तो ये था नान्यदेव। कर्नाट वंश के संस्थापक जो थे नान्यदेव, इनका शासनकाल दिया हुआ है। वे एक महान योद्धा थे, राइट। नान्यदेव ने कर्नाटक की राजधानी सिमरावगढ़ को बनाया था। तो इन्होंने राजधानी किसको बनाया था? ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये बनाया था सिमरावगढ़ को। कर्नाट वंश का शासनकाल आपको याद रखना है, मिथिला का स्वर्ण युग कहा जाता है। अब ये जो शासनकाल था 1097 से लेके 1325 ईस्वी का, जो कर्नाट वंश का शासनकाल था, इसको मिथिला का स्वर्ण युग कहा जाता है। कर्नाट वंश का अंतिम शासक कौन था? तो अंतिम शासक जो कर्नाट वंश का था ये था हरि सिंह, राइट। कर्नाट वंश में अंतिम शासक हरि सिंह देव थे। ये कला और साहित्य के महान संरक्षक थे। इन्होंने पंजी व्यवस्था की शुरुआत करी थी। तो अगर आपसे ये पूछा जाए कि पंजी व्यवस्था की शुरुआत कब की गई थी और किसके द्वारा की गई थी, तो कर्नाट वंश के जो शासक थे हरि सिंह, जो कि अंतिम शासक थे, उनके द्वारा पंजी व्यवस्था की शुरुआत करी गई थी। अब आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पंजी व्यवस्था क्या है? तो पंजी व्यवस्था जो था ना, एक प्रकार का समझ लीजिए कि जातीय पवित्रता को बनाए रखने के लिए मैथिली ब्राह्मण वंश जो होता था वो अपने पंडितों द्वारा प्रत्येक परिवार की वंशोत्पत्ति एवं वंश का अन्य विवरण को पीढ़ी दर पीढ़ी व्यवस्थित रखते थे, राइट। तो उसको कहा जाता था पंजी व्यवस्था। किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उद्धृत हुई है? तो ये हुई थी किसमें? धर्मशास्त्र के समय में, राइट। तो धर्मशास्त्र के समय में क्या हुई थी? अवधारणा जो है अछूत की वो स्पष्ट रूप से सामने आई थी।
तो धर्मशास्त्रों के समय में 4 वर्ण थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एवं शूद्र। इसके अतिरिक्त समाज में अनेक जातियां थी, जिसमें अंबस्ट, उग्र, निषाद, मागध। यहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, सो ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है। आपको इसमें क्या किया जाएगा कि 3 से 4 ऑप्शंस आपको दे दिए जाएंगे और आपसे पूछा जाएगा कि कौन सी जाति जो है वो उस वक्त नहीं थी। तो आपको ये सारी चीज़ें याद है, तभी आप क्वेश्चन करेक्ट करके आ पाएंगे। तो मगध, वैदेहक, रथकार आदि का आविर्भाव अनुलोम एवं प्रतिलोम विवाहों के फलस्वरूप हो गया था। पाणिनि ने 2 प्रकार के शूद्रों का उल्लेख किया था, जिसमें कौन था, तो ये था निर्वसित एवं अनिर्वसित। इनमें पहले प्रकार के शूद्र की अस्पृश्य माने जाते थे। तो जो निर्वसित प्रकार के जो शूद्र थे, यही क्या माने जाते थे, अस्पृश्य माने जाते थे। मुझे ऐसा लग रहा है कि थोड़ा वॉइस मेरा बहुत इसमें चेंज हो रहा है। सॉरी गाइस, आप लोगों को प्रॉब्लम हो रही होगी, बट मैं इसमें कुछ नहीं कर सकती हूँ, ये 1-2 दिन ऐसा रहेगा ही। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। कनिष्ठ के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी, तो ये आयोजित की गई थी कश्मीर में। मैंने जो आपको बताया है, जो 10 सेट्स हैं जीके के, वो देखने के लिए वो प्लीज़ आप देख लीजिए। आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि मैं क्यों आपको कह रही हूँ। सारे के सारे क्वेश्चंस इस टाइप के उसमें दिए गए हुए हैं एंड सारे क्वेश्चंस बहुत सारे एक्सप्लेनेशन से रिलेटेड उसमें मैंने दिया हुआ है। बौद्ध धर्म की चौथी और अंतिम संगीति सभा जो है, ये कुषाण शासक कनिष्क के राज्यकाल में कहाँ हुआ था, तो ये कश्मीर के कुंडल वन में हुआ था। तो चतुर्थ अगर आपसे पूछा जाए बौद्ध संगीति, तो ये हुआ था कश्मीर के कुंडल वन। यहाँ पे हमने ये देख लिया कि चतुर्थ संगीति जो है वो बौद्ध धर्म की कहाँ हुई थी और किसके शासन काल में हुई थी। अब इसके अध्यक्ष कौन थे, अध्यक्षता किसने करी थी, ये पूछा जाता है। तो ये की थी वसुमित्र ने। अश्वघोष के उपाध्यक्ष थे ये, राइट। और यहाँ बौद्ध ग्रंथों के कठिन अंशों पर सम्यक विचार किया गया था और प्रत्येक पिटक पर भाष्य लिखे गए थे। कनिष्क ने इन्हें ताम्रपत्रों पर खुदवाकर एक स्तूप में रखवा दिया था। त्रिपिटक में लिखे गए इन्हीं भाष्यों को विभाषा शास्त्र कहा जाता है। तो अगर आपसे यह पूछा जाए कि विभाषा शास्त्र जो है ये किसको कहा जाता है, तो आई थिंक अब आप आंसर कर पाएंगे। उल्लेखनीय है कि पहली बौद्ध संगीति जो है ये बुद्ध की मृत्यु के तत्काल बाद राजगृह के सप्तपर्णी गुफा में हुई थी, राइट। इस समय मगध का शासक अजात शत्रु था। इसकी अध्यक्षता महाकश्यप ने करी थी। द्वितीय बौद्ध संगीति कभी हुई थी, ये कालाशोका के शासनकाल में हुई थी। बुद्ध की मृत्यु के लगभग 100 वर्षों के बाद वैशाली में हुई थी। इसके अध्यक्ष जो थे ये आचार्य साबक मीर सर्वकामिनी थे, राइट। तो ये सारे के सारे जो एक्सप्लेनेशन है बौद्ध धर्म से रिलेटेड आप यहाँ पे देख सकते हैं। बौद्ध धर्म एंड जैन धर्म से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस बन सकते हैं, उन सारे वीडियोस, उन सारे क्वेश्चंस का हम एक वीडियो आपके सामने लेकर आने वाले हैं बहुत जल्द, एग्जाम से पहले ही। भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद पहली बौद्ध संगीति हुई थी, तो ये कहाँ हुई थी गाइस, तो ये पहली बौद्ध संगीति जो है ये आपको हुई थी राजगृह में, जो कि अब राजगीर के नाम से जाना जाता है। बुद्ध के जीवन की 4 महत्वपूर्ण घटनाओं और उनके संबंध उनसे संबंधित जो 4 स्थल है वो नीचे दिए गए हैं और आपको मैच करना है कि कौन सा स्थल, कौन सा जो घटना है वो किस स्थल पर हुआ था, राइट। अब यहाँ पे हम देख लेते हैं कि इनका जन्म जो है ये कहाँ पे हुआ था, ये आपको बताना है। तो इनका जन्म हुआ था लुम्बिनी में और कभी हुआ था, तो 563 में हुआ था। जन्म और मृत्यु का डेट आपको याद रखना है, चाहे वो जैन धर्म से रिलेटेड हो या फिर बौद्ध धर्म से रिलेटेड हो। ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी, तो ज्ञान की प्राप्ति इनको जो हुई थी ये हुई थी बोध गया में, जो बोधि वृक्ष के नीचे, राइट, पीपल के वृक्ष के नीचे। अब यहाँ पे प्रथम प्रवचन इन्होंने कभी दिया था, ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो ये इन्होंने दिया था सारनाथ में। और निधन इनका कहाँ हुआ था, तो निधन इनका हुआ था कौन सा, कुशीनगर में। तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें दी हुई हैं, आप देख सकते हैं कि कपिल वस्तु के समीप लुम्बिनी वन में हुआ था क्या, इनका जन्म हुआ था। बोध गया में वैशाख पूर्णिमा की रात को इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी
और काशी के ऋषिपत्तन सारनाथ में उन्होंने प्रथम उपदेश दिया था, जिसको धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से भी जाना जाता है। और कुशीनगर में उनका निधन हुआ था, जिसे बौद्ध साहित्य में महापरिनिर्वाण कहा जाता है। तो डायरेक्ट तो इस टर्म से भी क्वेश्चन आता ही है ना कि धर्म चक्र परिवर्तन किसको कहा जाता है और महापरिनिर्वाण किसको कहा जाता है ना। तो ये सारी की सारी चीज़ें आपको नोट कर लेनी है। अगर थोड़ा मैं स्लो बोल रही हूँ गाइस, तो आप प्लीज़ एक काम करेंगे, आपके पास सेटिंग ऑप्शन है, उसमें जाके आप जो वीडियो है वो थोड़ा फास्ट कर लेंगे। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि बोध गया में बोधि मंदिर जो है, महाबोधि मंदिर, ये कब बनवाया गया था। मतलब वो गौतम बुद्ध जब ही जन्म लिए थे तब, जब ही उनकी मृत्यु हुई थी तब, या ज्ञान की प्राप्ति हुई थी तब। तो ये तब बनवाया गया था जब उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो 6 वर्ष की साधना के पश्चात जो है ना, इनको 35 वर्ष की आयु में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और किस दिन प्राप्ति हुई थी, तो वैशाख पूर्णिमा की रात को पीपल के वृक्ष के नीचे। इस स्थल पर मंदिर का निर्माण जो है ना, ये किसने करवाया, ये सम्राट अशोक ने करवाया। किस शताब्दी में करवाया, तो 3री। एंड परंतु इसका वर्तमान स्वरूप जो है वो 5वीं 6ठी शताब्दी में निर्मित हुआ है। तो अब जो न्यू मंदिर है, ये अगर आपसे ये पूछा जाए कि सबसे पहले किसने करवाया और कौन से शताब्दी में करवाया, तो योर राइट आंसर इज अशोक एंड 3री शताब्दी में। अब अगर आपसे पूछा जाए, अगर 3री नहीं रहे और 5वीं 6ठी रहे, तो आपको ये ऑप्शन लगाकर आना पड़ेगा। यह मंदिर पूरी तरह ईंटों से निर्मित है। वर्ष 2002 में यूनेस्को द्वारा यह विश्व धरोहर स्थल बना। तो यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल की सूची में कभी शामिल किया गया, ये भी डेट इम्पॉर्टेंट हो जाता है, ये भी आपको पेन डाउन कर लेना है। गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान किस राजा के युग में प्राप्त हुआ था, तो ये प्राप्त हुआ था कनिष्क के शासन काल में। अब कनिष्क के शासन काल में हमने ऊपर के क्वेश्चंस में भी देखे हैं कि चतुर्थ बौद्ध संगीति हुई थी, और बौद्ध धर्म में जो है वो हीनयान और महायान नामक 2 स्पष्ट एवं स्वतंत्र संप्रदायों में डिवाइड हो गया था, विभक्त हो गया था। और इसी महायान शाखा द्वारा बुद्ध की पूजा की जाती थी, उनको देवता माना जाता था। तो ये भी आपसे पूछा जाता है कि महायान या हीनयान, इन दोनों में से कौन बुद्ध की पूजा करते थे, तो कौन करते थे, महायान करते थे। ईसा पूर्व 6ठी सदी में विश्व का प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहाँ का था, ये आपको बताना है। तो ये था वैशाली का, राइट, वैशाली का था। 6ठी सदी में जहाँ महाजनपदों में राजतंत्रात्मक शासन व्यवस्था थी, वहीं वज्जी तथा मल्ल नामक 2 राज्यों में गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था प्रचलित थी। तो अगर आपसे ये पूछा जाए कि सबसे पहले गणतंत्रात्मक व्यवस्था जो है ये कहाँ से शुरुआत हुई थी, तो आप देख लीजिए वज्जी तथा मल्ल नामक जो 2 राज्य थे वहां से। वज्जी 8 राज्यों का एक संघ था, जिसमें वैशाली के लिच्छवी सर्वाधिक शक्तिशाली थे, राइट। तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि कितने राज्यों का संघ था। वज्जी जो है ये 8 राज्यों का संघ था। 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है, तो ये कहाँ से उपलब्ध है, अंगुत्तर निकाय। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यहाँ पे ये 16 महाजनपद से रिलेटेड आप बात कर लो, अंगुत्तर निकाय से बात कर लो। लुसेंट की बुक को आप देख लीजिए, या फिर महेश बर्नवाल की आप बुक को देख लीजिए, आप जो भी बुक फॉलो करते हैं उसमें देख लीजिए। ये जो है आपको काफ़ी सारे के सारे एक्सप्लेनेशन के साथ इस टॉपिक को लाया गया है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस बनते ही बनते हैं। अब जो एक्सप्लेनेशन यहाँ है फिलहाल हम वो देख लेते हैं। बौद्ध ग्रंथ जो है ये अंगुत्तर निकाय, इसमें 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध हुई है, 16। अब ये कौन कौन से हैं ये भी आप नोट डाउन कर लीजिए। अंग, मगध, काशी, कौशल, वज्जी, मल्ल, चेदी, वत्स, कुरु, पांचाल, मत्स्य, शूरसेन, अस्मक, अवंती, गांधार और कंबोज, ये सारे के सारे जो 16 महाजनपद हैं, इनका कहाँ से इनकी उपलब्धि, इनकी सूची उपलब्ध हुई है, तो ये अंगुत्तर निकाय से इनका मिलता है, राइट। इन सभी महाजनपदों में एकमात्र महाजनपद जो था वो अश्मक जो है ये दक्षिण भारत में स्थित है, राइट। और जनवसव
सूत्र में केवल 12 राज्यों के ही नाम मिलते हैं। तो 16 का नाम किसमें मिलता है? तो ये मिलता है अंगुत्तर निकाय में। और 12 राज्यों का नाम किसमें मिलता है? तो ये मिलता है जन वसभ सूत्र में, राइट। जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में भी 16 महाजनपदों की सूची मिलती है, किंतु वहाँ नाम कुछ अलग तरीके से हैं, तो वो उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। आपको अंगुत्तर निकाय के बारे में सारी चीज़ें जान लेनी है। अब यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये है, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना का युग क्या है? किसके युग में स्थापना हुई थी? तो ये हुई थी गुप्त वंश। कहीं कहीं आपको ये भी दे दिया जाता है श्रेय गुप्त वंश, राइट, ये भी आपको याद रखना है। उसके जो शासक थे उस वक्त कुमार गुप्त प्रथम के शासनकाल में, कुमार गुप्त प्रथम के शासनकाल में क्या हुआ था? इसकी स्थापना हुई थी किसकी? नालंदा की स्थापना हुई थी, नालंदा महाविहार की स्थापना हुई थी। अब ये जो है ये कौन सा, अब अगर आपसे टाइम ड्यूरेशन पूछा जाए तो ये था 840 से लेके 870 के बीच में, राइट। नालंदा एक विख्यात बौद्ध पीठ एवं विश्वविद्यालय था। यह दक्षिण बिहार में राजगीर के निकट स्थित था। काफी बार क्वेश्चन ये भी देखने को मिला है कि इसके विध्वंस का जो अवशेष है वो किस गांव से प्राप्त हुआ है? तो ये हुआ है बड़ा गांव से, राइट। अब यहाँ पे देखिए 5वीं शताब्दी के गुप्त के समय मध्य 5वीं शताब्दी के मध्य गुप्तों के समय में नालंदा विश्वविद्यालय जो है ये अस्तित्व में आया था, जो कि हमने अभी देख लिया। और सर्वप्रथम कुमार गुप्त प्रथम ने नालंदा बौद्ध विहार को दान दिया था, और बाद में बुद्धगुप्त, तथागत गुप्त तथा बालादित्य नामक गुप्त शासकों ने भी इस विहार को दान दिया था। क्वेश्चन नंबर 61 है हमारा, नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए विश्व प्रसिद्ध था? तो ये बौद्ध धर्म दर्शन के लिए विश्व प्रसिद्ध था, राइट। और इसी की जो अध्ययन थी उसके लिए यात्री हेनसांग जो है चीनी यात्री, ये भारत में आया था। फिर आपसे यहाँ पे एक और चीज पूछा जाता है कि हेनसांग जो है ये भारत में कब तक रहा था? तो ये 15 वर्षों तक भारत में रहा था, राइट। 15 वर्षों तक भारत में हेनसांग रहा था, जो कि एक चीनी यात्री था। और किसके शासनकाल में आया था? ये ऑलरेडी हमने देख रखा है। अब मध्यकालीन भारत में मनसबदारी व्यवस्था जो है ये क्यों लागू की गई थी? तो क्यों लागू की गई थी यही हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। इसके अलावा ये भी इम्पोर्टेंट है कि ये किसके शासनकाल में लागू करी गई थी और इसमें होता क्या था। तो ये सारी चीज़ें आज हम इसमें देखने वाले हैं। तो मध्यकालीन भारत में मनसबदारी व्यवस्था जो है ना, ये मुगल शासक अकबर के द्वारा किया गया था, उनके शासनकाल में लाया गया था। और क्यों लाया गया था? तो सैनिकों की सुगमता से भर्ती हेतु लाया गया था। इनके शासनकाल में बहुत सारे काम किए गए थे, जो हम सेपरेट वीडियो में जो एंशिएंट एंड मिडिवल हिस्ट्री का आपके पास लेकर आएंगे, उसमें हम 1 बाय 1 सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे। मनसब द्वारा 3 बातों का विशेष रूप से ध्यान रखा जाता था कि पदाधिकारी का वरीयता क्रम, मतलब जो जिस लायक है उसके हिसाब से उनको पद दिया जाता था, वेतनमान तथा सैनिक उत्तरदायित्व। ये 3 मेन चीजें थी जो इस मध्यकालीन भारत में जो स्टार्ट किया गया था, मनसबदारी व्यवस्था वहाँ का मेन चीज था, जो कि अकबर के शासनकाल में स्टार्ट करा गया था। अब यहाँ पे ये देख लीजिए कि मनसबदार को अपने मनसब के अनुसार सैनिकों को रखना पड़ता था। इस व्यवस्था से राज्य ने सैनिकों के प्रत्यक्ष भर्ती और रख रखाव के उत्तरदायित्व मनसबदारों पर डाल दिए थे, जिसके बदले में मनसबदार को नकद या जागीर प्रदान की जाती थी, राइट। अब क्वेश्चन नंबर 63 देख लेते हैं। यहाँ पे दिया गया है कि 2 कथन है और उसमें से कौन सा सही है कौन सा गलत है, या फिर दोनों सही है, ऐसे चीज़ें हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चंस में ना गाइज, सबसे पहले तो ज़रूरी है कि आप सारे के सारे ऑप्शंस जो हैं वो 1-2 स्टेटमेंट एंड रीज़न जो दिए रहते हैं वो आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है। 12वीं शताब्दी के अंत तक नालंदा महाविहार का पतन हो गया था, फर्स्ट था, और उसका रीज़न यहाँ पे दिया हुआ है कि महाविहार को राजकीय प्रशय मिलना बंद हो गया था। तो ये आपसे पूछा गया है कि इसमें से कौन सा कथन सही है और कौन सा कथन गलत है।
तो यहाँ पे क्या है कि दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं, लेकिन जो महावीर के राजकीय प्रशय महाविहार को राजकीय प्रशय मिलना बंद हो गया था, ये गलत है। इसके विध्वंस का कारण क्या था? इसके विध्वंस का कारण था कि 12वीं सदी में मुस्लिम आक्रमण के फलस्वरूप इसका पतन हो गया था और बंगाल के पाल शासकों द्वारा विक्रमशिला विश्वविद्यालय को संरक्षण देने के फलस्वरूप नालंदा का महत्व जो है ये घटने लगा था। तो यहाँ पे कुछ और भी चीजें आप नोट कर लीजिए कि आपसे ये भी पूछा जाता है कि नालंदा के जो प्रसिद्ध आचार्य थे वो कौन कौन से थे। तो ये शीलभद्र थे, धर्मपाल थे, चंद्रपाल थे एंड जो गुणमती और स्थिरमती, ये दोनों भाई भी यहाँ के आचार्य थे, प्रसिद्ध आचार्य थे। इसमें अगर बात की जाए तो 7वीं सदी में हिनसांग आया था, जो कि नालंदा विश्वविद्यालय में रुका था। 15 वर्ष तक रुका था वो इंडिया में, भारत में। अब यहाँ पे एक और चीज देख लीजिए कि जो प्रमुख थे इस विश्वविद्यालय के वो कौन थे। तो वो शीलभद्र थे, जो एक महान आचार्य के रूप में उभर कर आए और ये एक बहुत बड़े विद्वान भी थे। फिर यहाँ पे एक और चीज इंपॉर्टेंट हो जाता है कि किस मुस्लिम आक्रमण की वजह से नालंदा विश्वविद्यालय का पतन हुआ। एक रीजन तो यह भी था, विश्वविद्यालय का महत्व घटने लगा था क्योंकि विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना जो है ये बंगाल के पाल शासकों द्वारा कर दी गई थी। लेकिन ये भी तो बहुत जरूरी है ना कि किस मुस्लिम आक्रमण के वजह से ये नालंदा विश्वविद्यालय जो है ये पूरी तरीके से इसका विध्वंस हो गया था। तो बख्तियार खिलजी जो थे, बख्तियार खिलजी ने पूरी तरीके से इसको विध्वंस इसका करवा दिया था, किसका? नालंदा विश्वविद्यालय का। राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस शताब्दी में हुआ था? तो ये हुआ था 6ठी शताब्दी में। तो प्रथम मगध साम्राज्य का महत्ता जो है वो वास्तविक संस्थापक इसके थे राजा बिंबिसार, और इनका शासनकाल आपको याद रखना है। बिंबिसार का शासनकाल आपको याद रखना है। राइट। मगध की राजधानी कौन सी थी? तो मगध की राजधानी जो है ये थी आपको पाटलिपुत्र। राइट। तो इन्होंने क्या किया था कि मगध की राजधानी जो है इन्होंने सबसे पहले तो राजधानी जो है ये गिरिव्रज थी, जिसको राजगिरी के नाम से भी जाना जाता है। बाद में उदयन ने पाटलिपुत्र को राजधानी बना लिया था, जो कि गुप्त काल का मगध की राजधानी बनी थी। तो गुप्त काल तक जो मगध की राजधानी रही, फिर कौन बनी रही थी? तो ये रही थी पाटलिपुत्र। राइट। मगध साम्राज्य पर शासन करने वाले प्रथम राजवंश के विषय में बौद्ध ग्रंथों एवं पुराणों में अलग अलग विवरण मिलते हैं। फिलहाल यहाँ पर जो है वो आप याद रखिए, पुराणों के अनुसार मगध पर शासन करने वाला पहला राजवंश जो है ये कौन सा राजवंश था? तो ये था बृहदरथ। तो इसका एक्सप्लेनेशन जो है अब यहाँ पे देख लीजिए कि मगध की राजधानी कौन सी थी? तो ये थी पाटलिपुत्र। लेकिन पाटलिपुत्र से पहले जो राजधानी थी मगध की ये थी गिरिव्रज। ये आपको याद रखना है, जिसको राजगिरी के नाम से भी जाना जाता है। और गिरिव्रज राजगीर से पाटलिपुत्र राजधानी स्थानांतरित करी किसने थी? तो ये की थी उदयन ने। राइट। मगध साम्राज्य पर शासक करने वाला प्रथम राजवंश कौन था? तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है कि मगध पर शासन करने वाला पहला राजवंश जो है ये क्या था? ये था बृहदरथ। राइट। इस वंश का पहला राजा जो है ये जरासंध हुआ था, जिसने गिरिव्रज को अपनी राजधानी बनाई थी। क्वेश्चन नंबर 66 देख लेते हैं गाइस। प्राचीन महाजनपद मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? तो ऑलरेडी इसमें हमने देख लिया है कि प्रथम राजधानी जो है ये कौन सी थी? वैशाली और ये सब तो नहीं थी, पाटलिपुत्र बाद में बनी थी। तो पहले जो थी वो गिरिव्रज राजगीर ही थी। क्वेश्चन नंबर 67 है, नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन कर लिया था? तो ये मौर्य ने किया था। और इनका सपोर्ट किसने किया था? तो इनका सपोर्ट किया था चंद्रगुप्त मौर्य का सपोर्ट किया था चाणक्य ने। राइट।
और जो धनानंद थे इसके अंतिम शासक, किसके, नंद वंश के अंतिम शासक जो थे धनानंद नंद, इसकी हत्या करके इन्होंने क्या करी थी, मौर्य वंश की स्थापना करी थी, राइट। क्योंकि अब यहाँ पे एक और चीजें आपको याद रखनी है कि नंद वंश की स्थापना जो है ये शिशुनाग वंश का अंत करके हुआ था, और मौर्य वंश की स्थापना जो है ये नंद वंश का अंत करके हुआ था। तो इस तरीके से आपको रिलेट करके याद रखना है। जो पहले राजा हुए थे नंद वंश के, ये कौन थे, तो ये उग्रसेन थे, और इनको ही पुराणों में महापद्म की संज्ञा दी गई है। सबसे लास्ट तो जो थे वो थे धननंद। तो ये नाम सब आपको याद रखना है, नोट कर लेना है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है, तो ये हुआ है किसके ग्रंथ में, विशाख दत्त के ग्रंथ में। और कौन सा ग्रंथ है ये, तो ये है मुद्रा राक्षस, राइट। इसमें चंद्रगुप्त मौर्य के विषय में पूरी की पूरी सूचना आपको प्राप्त होती है, पूरी जानकारी इसमें दी गई है। और इसमें इस ग्रंथ में लिखा भी गया है कि चंद्रगुप्त मौर्य को नंदराज का पुत्र माना गया है। मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त को वृषल तथा कुलहीन भी कहा गया है। तो किसमें आपसे ये पूछा गया है कि कुलहीन वर्ड और वृषल वर्ड का यूज जो है ना, ये किस शासक के लिए किया गया था गाइस, तो ये किया गया था चंद्रगुप्त मौर्य के लिए। और किस में किया गया था, तो ये किया गया था मुद्रा राक्षस में, राइट। और यहाँ पे देख लीजिए कि 18वीं शताब्दी में ढूंढी राज ने मुद्रा राक्षस पर टीका लिखा था। तो मुद्रा राक्षस पर टीका किसने लिखा था, तो ढूंढी राज ने लिखा था, राइट। मुद्रा राक्षस के अतिरिक्त विशाख दत्त के नाम से 2 अन्य रचनाओं का भी उल्लेख प्राप्त होता है, जो कि कौन कौन सा है, वो है देवी चंद्रगुप्तम तथा अभिसारिका वंचितक, या फिर आप इस नाम से भी जान सकते हैं अभिसारिका बंधितक, राइट, अप्राय जिसका नाम है। तो ये सारे के सारे जो टर्म्स हैं ये आपको चंद्रगुप्त मौर्य से रिलेटेड नोट कर लेने हैं। यहाँ पे है कि निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान के समकालीन था, तो ये कौन था, ये था महापद्मनानंद। महापद्मनानंद के उत्तराधिकारियों की संख्या जो है 8 है, जो कि कहाँ से मिलती है, तो ये पुराणों और बौद्ध ग्रंथों से मिलती है। और यूनानी लेखक अग्रमिज ने इसको क्या कहा था, तो सॉरी यूनानी लेखकों ने इसको अग्रमिज की संज्ञा दी थी। किसको दी थी, तो महापद्मनानंद को अग्रमिज की संज्ञा दी थी। और जेनोफोन जो थे उन्होंने इसको बहुत धनाढ्य व्यक्ति कहा था, जो कि बहुत धन अर्जित करने वाले व्यक्ति थे। ये किसको कहा गया था, महापद्मनानंद को। पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का पहला मुख्यतः महल जो है वो मुख्यतः बनाया गया था। तो ये किस चीज का था, तो ये लकड़ी का था। महल जो है ये लकड़ी का बनाया गया था, लेकिन इसके अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं ये भी काफी इम्पोर्टेंट है। तो जो अवशेष प्राप्त हुए हैं ये बुलंदी बाग से प्राप्त हुए हैं और कुम्हरार से प्राप्त हुए हैं, जो कि कहाँ है, बिहार के पटना जिले में है। और यहाँ पर खुदाई से प्राप्त हुए हैं, जिसका श्रेय किसको जाता है, ये स्पूनर को जाता है। और बुलंदी बाग से क्या मिला है और कुम्हरार से क्या मिला है ये भी हम देख लेते हैं। तो बुलंदी बाग से जो मिला है ये परकोटे के अवशेष मिले हैं, और कुम्हरार से जो मिला है ये मिला है राजप्रसाद के अवशेष, राइट। अष्टप्रधान का गठन किसने किया था, तो ये किया गया था शिवाजी के द्वारा। ऑप्शन में आपको चंद्रगुप्त भी रहता है एंड शिवाजी भी रहता है, तो इन दोनों में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। वी हैव राइट आंसर हियर इज शिवाजी। के लिए क्या करी थी, 8 मंत्रियों का एक दल बनाया था, जिसको अष्टप्रधान के नाम से जाना जाता है। और इसमें किस किस में अगर देखा जाए तो पेशवा, आमत्य, मंत्री, सचिव, सुमंत, सेनापति, पंडित राव एवं न्यायाधीश शामिल होते थे। तो कौन कौन इस अष्टप्रधान में शामिल होते थे ये भी आपने यहाँ पे देख लिया। ये शिवाजी के राज्य प्रशासन में आधुनिक काल के सचिवों की भांति कार्य करते थे। इनका कार्यकाल जो होता था, इनका कार्य राजा को परामर्श देना मात्र ही था, इसके अलावा और इनका कुछ कार्य नहीं था, राइट। इसे किसी भी अर्थ में मंत्रिमंडल नहीं कहा जा सकता था। प्रत्येक मंत्री राजा के प्रति उत्तरदायी था। We have 72 नंबर क्वेश्चन हेयर। निम्नलिखित में से किस मौर्य राजा ने दक्कन की विजय प्राप्त की थी, तो ये की थी चंद्रगुप्त मौर्य ने। यहाँ पे कुछ चीजें इंपॉर्टेंट है जो कि आपको पेन डाउन कर लेना है। इसमें इसका जो साक्ष्य है, ये साक्ष्य कहाँ से प्राप्त होता है, ये जो बात है ये कहाँ से प्राप्त होती है, तो ये होती है जो जैन एवं तमिल साक्ष्य हैं और अशोक के अभिलेख है वहां से प्राप्त होती है। क्योंकि
अशोक ने एकमात्र कलिंग विजय ही की थी, ये इनके अभिलेखों से प्राप्त होता है। और भी बहुत सारे अभिलेख जिन पर विजय की चीजें अंकित की गई हैं, तो वो कहा जाता है कि वो किससे रिलेटेड है, चंद्रगुप्त मौर्य से रिलेटेड है। तो ये आपको यहाँ पे नोट कर लेना है। जैन एवं तमिल साक्ष्य भी चंद्रगुप्त मौर्य की दक्कन विजय की पुष्टि करते हैं। तो जो अगर आपसे साक्ष्य के बारे में पूछा जाए तो जैन एवं बौद्ध साक्ष्य जो है एंड अशोक के जो साक्ष्य है, जो अभिलेख हैं, वहां से इसके साक्ष्य मिलते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य ने ही दक्कन की विजय प्राप्त करी थी। अभिलेख जिससे यह प्रमाणित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत पर था। तो ये कौन सा अभिलेख है, कलिंग है, अशोक का गिरनार शिलालेख है, या फिर क्या है? तो सारे के सारे अभिलेख पहले आप देख लेंगे इस टाइप के क्वेश्चंस में। और अशोक का सोपारा अभिलेख है या रुद्र दमन का जूनागढ़ अभिलेख, ऑलरेडी हमने इससे पहले वाले क्वेश्चन में भी देख लिया है। रुद्र दमन के जूनागढ़ अभिलेख से यह ज्ञात होता है कि चंद्रगुप्त मौर्य के सौराष्ट्र स्थित प्रांतीय शासक पुष्यगुप्त ने वहां सुदर्शन झील बनवाई थी। तो ये भी क्वेश्चन काफी बार आ चुका है कि सुदर्शन झील किसके द्वारा बनवाई गई थी, तो ये बनवाई गई थी पुष्यगुप्त के द्वारा। और बाद में अशोक के यूनानी गवर्नर तुषास्प ने इस जलाशय के साथ बहुत सी नहरें बनवाई थी। इस प्रांत को आनर्त तथा सुराष्ट्र कहा गया। इससे पश्चिम भारत पर चंद्रगुप्त के आधिपत्य का प्रमाण मिलता है। राइट। क्वेश्चन नंबर 74 है कि कौन से अशोक के जो राज्य है, यहाँ पे कौन सी जगह जो दी गई है, क्षेत्र है, वो अशोक के साम्राज्य में स्थापित नहीं था। तो श्रीलंका, अफगानिस्तान, बिहार एंड कलिंग, ये सारे के सारे तो थे, लेकिन श्रीलंका नहीं था। अब श्रीलंका के साथ साथ और कौन कौन सा जो क्षेत्र था वो अशोक के अधिकार में नहीं था, ये आपको देख लेना है। तो चोल, पांड्य, सत्तिपुत्र, केरल पुत्र, ताम्रपर्णी जो है, ये ताम्रपर्णी को ही श्रीलंका कहा जाता है। ये सब छोड़कर बाद बाकी और राज्य जो है ना, ये अशोक के अधिकार में थे। अशोक के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? तो ये आयोजित की गई थी पाटलिपुत्र में, पाटलिपुत्र पटना में आयोजित की गई थी। और यहाँ पे दो चीजें आपको याद रखनी है कि जो सिंगली अनुश्रुति है दीपवंश और महावंश, उनके अनुसार अशोक के राज्यकाल में पाटलिपुत्र में मुगलिपुत्र तिस्य की अध्यक्षता में, या राइट, इससे पहले हम लोगों ने जहां पे भी देखा है तो ये सिर्फ तिस्य वर्ड आया है। तो ये मुगलिपुत्र तिस्य जो है, ये आपको ये पूरा वर्ड याद रखना है। इसकी अध्यक्षता में तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था पाटलिपुत्र पटना में। राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा क्या है? तो ये है प्राकृत भाषा। राइट। अब और कहाँ से शिलालेख जो है वो अशोक के प्राप्त हुए हैं और इससे रिलेटेड और भी क्या चीजें हैं वो हम देख लेते हैं। 3 तरीके से अभिलेखों को विभाजित किया गया है, शिलालेख, स्तंभलेख और गुहालेख। राइट। अब इससे रिलेटेड और देख लीजिए कि शिलालेख जो है ये 14 टाइप के लेखों का समूह माना जाता है, जो कि 8 जगह से प्राप्त हुआ है। अब ये कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो सोपारा, एरेगुडी से, जौगढ़ से, धौली, गिरनार, कालसी और मनेसरा से, और शाहबाज गढ़ी से प्राप्त हुआ है। तो इस तरीके से आपको ये 8 के 8 जो स्थल है, इनका नाम है वो आपको पेन डाउन कर लेना है। अशोक के अधिकांश अभिलेख जो हैं ये प्राकृत भाषा में ही मिले हैं, और लिपि जो है ये ब्राह्मी लिपि है। राइट। तो आपको ये याद रखना है कि ब्राह्मी और खरोष्टी जो है ना, ये लिपि है और प्राकृत भाषा है। तो ब्राह्मी और खरोष्टी अगर ऑप्शन में रहे और प्राकृत रहे तो लिपि के नाम पे आप पहले ही उन 2 ऑप्शंस को एलिमिनेट कर सकते हैं। शाहबाज गढ़ी से और मानसेहरा से जो लिपि प्राप्त हुई है, जो खरोष्टी लिपि में प्राप्त हुई है लिखी हुई, और तक्षशिला से अरामेक लिपि में लिखा गया एक भग्न अभिशेष जो है ये प्राप्त हुआ है। तो इसके अलावा और भी चीजें आपको यहाँ पर देखने की जरूरत नहीं है। निम्नलिखित में से प्राचीन भारत की कौन सी लिपि दाहिने से बाईं की ओर लिखी जाती है? कितनी बार पूछा गया क्वेश्चन है ये आपको रेलवे की बात कर लो, एसएससी सीजीएल की बात कर लो, इस टाइप के क्वेश्चंस आपको जो है वो वहां पे भी डायरेक्ट आपको देखने को मिलती है। तो जो खरोष्टी लिपि जो होता है ना, ये दाएं से बाएं की तरफ लिखी जाती है, जस्ट लाइक आप दाएं से बाएं की तरफ लिखी जाती है।
और इसे पढ़ने का श्रेय जो है इसको किसको किसको मिला है, तो मैसन, प्रिंसिप, नोरिस, लैसिन, कनिंघम वेरी इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी हेयर, ये नाम आपको याद रखना है। इन सब विद्वानों को इसको पढ़ने का श्रेय प्राप्त हुआ है। और ये कहाँ से मिलती है, कहाँ की लिपि है ये, तो ये उत्तर पश्चिम भारत की लिपि है। अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कि ब्राह्मी लिपि किस तरीके से लिखी जाती है, वो लेफ्ट टू राइट लिखी जाती है या राइट टू लेफ्ट लिखी जाती है, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए, क्योंकि ऑलरेडी इस टाइप के क्वेश्चंस हमने काफ़ी बार कंप्लीट कर चुके हैं, हम देख चुके हैं हम इस टाइप के क्वेश्चंस। अशोक के धम्म का मूल संदेश, ये एक प्रकार की नैतिक संहिता थी, राइट। और दूसरे और सातवें शिलालेख के माध्यम से ये संदेश मिलता है कि अपा सिन्वे बहु कयाने दया दाने सचे सोचे मादे साधवे च, ये आप नोट कर लेंगे, एक बार पढ़ने से ये याद नहीं होगा। इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग है अर्थात कम पाप करना, कल्याण करना, दया दान करना, सत्य बोलना, पवित्रता से रहना और स्वभाव में मधुरता तथा साधुता बनाए रखना। इस प्रकार अशोक धम्म के मूल संदेश में शांति और अहिंसा, बड़ों का सम्मान तथा धार्मिक सहनशीलता निहित है। तो ये सारी चीजें जो हैं ये अशोक के धम्म से निहित है, मिलती हैं। अतः यह यहाँ पे जो आप देख लीजिए कि कोई एक चीज तो है नहीं, सारी चीजें यहाँ पे है, तो ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर जो हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन ई। प्रश्न नंबर 79 है, केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है, तो ये किसने बताया है, तो ये भाब्रू स्तंभ जो है, तो वहां पे वो एक सिंगल ऐसा स्तंभ है जहाँ पे अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है। भाब्रू जो बैराट स्तंभ है, इसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अपने शिलालेखों में अशोक सामान्यतः किस नाम से जाने जाते हैं, तो ये प्रियदर्शी नाम से जाने जाते हैं या धर्मदेव के नाम से जाने जाते हैं, तो ये जाने जाते हैं अपने अभिलेखों में प्रियदर्शी के नाम से जाने जाते हैं। और अभिलेख में सर्वत्र जो है उसे देवनाम प्रिय, देवानाम प्रियदर्शी, देवताओं का प्रिय अथवा देखने में सुंदर, देवनाम प्रियदर्शी के नाम से इनको जाना जाता है इनके शिलालेखों के अनुसार। पुराणों में उसे अशोक वर्धन कहा गया है, ये भी आप याद रखेंगे। कौटिल्य के अर्थशास्त्र के किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है, तो ये डाला गया है राजनीतिक नीतियां जो थी उस पे इस पहलू पे प्रकाश डाला गया है कौटिल्य के अर्थशास्त्र में। इसके अलावा यहाँ पे जो भी चीजें हैं वो हम ऑलरेडी देख चुके हैं, तो यहाँ पे फिर से एक्सप्लेनेशन देखने की जरूरत नहीं है। कौटिल्य की पुस्तक, जस्ट अ मिनट गाइस, या कौटिल्य की पुस्तक जो है, एक मिनट, ओके, कौटिल्य की पुस्तक अर्थशास्त्र किस विषय पर आधारित है। कितनी बार हम ये क्वेश्चन देख चुके हैं कि इसमें जो कौटिल्य की जो पुस्तक है वो किस विषय पर आधारित थी, तो ये आधारित थी राजनीति शास्त्र पे। कौटिल्य चाणक्य द्वारा मौर्य काल में रचित अर्थशास्त्र शासन के सिद्धांतों और अभ्यास की पुस्तिका थी। अब इसमें राज्य के लिए मंडल सिद्धांत था जो विदेशी नीति की व्याख्या करता था। इसके अलावा इसमें सप्तांग सिद्धांत जो है ये भी आपको याद रखना है, जैसे कि राजा, अमात्य, जनपद, दुर्ग, कोश, दंड एवं मित्र की सर्वप्रथम व्याख्या की गई थी। तो ये सारी की सारी चीजें जो हैं ये कौटिल्य के बुक से मिलती हैं, अर्थशास्त्र जो है उससे मिलती है, राइट।